डियर स्टूडेंट्स एंड फिजिक्स लवर्स, दिस इज रितेश सिंह। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे और वो न्यूमेरिकल्स आपके बोर्ड से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स थे। मतलब और उसमें कुछ न्यूमेरिकल्स ऐसे भी थे जिसको हम चाहें तो जेई मेंस लेवल का बोल सकते हैं। आज हम लोग जो न्यूमेरिकल करेंगे वो न्यूमेरिकल आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का ही है, लेकिन वो न्यूमेरिकल जेई मेंस, एडवांस, नीट लेवल की प्रॉब्लम्स हम लोग करेंगे। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहला न्यूमेरिकल शुरू करते हैं और पहला आपका न्यूमेरिकल है 6 चार्जेस 3 पॉजिटिव एंड 3 नेगेटिव ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड are to be placed at the vertices of regular hexagon such that E field मतलब electric field at O is double the electric field when only one positive charge of same magnitude is placed at R. Which is the following arrangement of charge in possible in for P, Q, R, S, U respectively. क्वेश्चन ये बोला जा रहा है कि आपके पास एक रेगुलर हेक्सागन है, देखो, और ये क्वेश्चन आपका 2004 में जेई प्री में आया हुआ है। जेई पहले प्री और मेंस होता था, तो ये 2004 का क्वेश्चन है और इसमें बोला जा रहा है कि 6 चार्जेज हैं, 3 पॉजिटिव हैं और 3 नेगेटिव हैं और ये रेगुलर हेक्सागन के कॉर्नर्स पर या वर्टिसेस पे रखे गए हैं ऐसे। ठीक, और इसके नाम दे दिया गया है, ये बोल दिया गया है P, Q, R, S, T, U और इसके मिडिल पॉइंट को O बोला गया है। अब ये बोला जा रहा है कि 6 चार्ज हैं, मतलब यहाँ पर देखो 6 पॉइंट्स हैं, तो 6 पॉइंट्स पे 6 चार्ज रखे हैं और 6 में से 3 पॉजिटिव हैं और 3 नेगेटिव हैं। ठीक, प्लेस्ड एट द वर्टिसेज ऑफ द रेगुलर हेक्सागन सच दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ, इन 6 चार्ज के वजह से ओ पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आनी है वो इलेक्ट्रिक फील्ड is double the electric field when only one positive charge of same magnitude, मतलब इसमें जो चार्ज थे पॉजिटिव चार्ज, उस मैग्नीट्यूड का एक चार्ज आप ले लो और उसको आप रख दो R पे। तो इस केवल और केवल उस जो आपके पास 3 पॉजिटिव 3 नेगेटिव थे, इक्वल मैग्नीट्यूड के थे, बस 3 पॉजिटिव थे और 3 नेगेटिव थे और उनमें से एक आप पॉजिटिव चार्ज यहाँ रख दो, इसके वजह से O पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डबल इलेक्ट्रिक फील्ड इन 6 चार्ज के अरेंजमेंट से पता करना है। मतलब कैसा अरेंजमेंट किया जाए कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड डबल हो जाए। किस चीज की डबल हो जाए? जब उन्हीं में से एक पॉजिटिव चार्ज केवल R पर रखा जाए, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी O पॉइंट पर, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डबल इलेक्ट्रिक फील्ड मिले जब यहां पर हम 6 चार्जेज को 6 पॉइंट्स P, Q, R, S, U पर TU पर अरेंज करें। ठीक, तो ये क्वेश्चन आपका है और उसके लिए आपका ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है प्लस है, मतलब P, Q, R, S इस तरह का आपके पास है कि P पर क्या है, Q पर क्या है, R, S, T इस तरह से आपका आंसर दिया हुआ है। माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, एक सेट ये है, मतलब P, Q, R, S, T, U ये सारे पॉइंट्स पर चार्ज की बात किया रहा है। दूसरा आपका सेट है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। तीसरा आपका सेट है प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस और चौथा सेट है माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस। ये सब आपके पास है P, Q, R, S पर। तो क्वेश्चन आपका समझ में आ गया कि इस O पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड डबल होनी चाहिए। किसकी डबल होनी चाहिए? जब यहां पर एक चार्ज
Q रखा जाए, मान लो कि Q रखा जाए, तो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यहाँ पर E आ रही है तो अब हमारे पास 3 प्लस Q चार्ज हैं और 3 माइनस Q चार्ज हैं। ठीक, तो अब इनको कैसे इस पर अरेंज किया जाए जिसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इस R की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही थी उसकी डबल हो जाए। ठीक, तो अब बताओ कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको यहां पर डबल चाहिए तो एक चीज तो कंफर्म है कि इस पॉइंट पर अगर चार्ज प्लस Q रखा जाता है तो उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगी। तो अगर यहां माइनस Q चार्ज रख दें हम तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी डायरेक्शन ये होगी और वो डबल हो जाएगी। ठीक, तो एक सेट तो ये मिल जाएगा हमें कि यहां पर हम रख दें प्लस Q और यहां रख दें हम माइनस Q। ठीक, P Q R S T U ये 6 पॉइंट हैं और जिसमें R और U तो हमको पता चल गया है कि और कोई ऑप्शन बन नहीं सकता है कि आप इसके अलावा कोई और ऑप्शन बनाइए कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड पहले वाले के देखो प्लस Q था तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड E है, लेकिन एक माइनस Q तो माइनस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, डिस्टेंस सेम है तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड और देगा तो ये 2E तो हो जाएगा अगर ऐसी सिचुएशन केवल R और U पर हम कर दे तब, और यहाँ कोई चार्ज न रखे तो सिचुएशन हमें मिल जाएगी। वो कंडीशन जो दिया गया था क्वेश्चन में वो मिल जाएगा, लेकिन हमारे पास और भी चार्ज हैं। तो अब ये सोचो कि अगर तुम इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर सेम तरह का चार्ज रख दो तो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इसको कैंसिल कर देगा। यहाँ और यहाँ पर सेम चार्ज रख दो तो ये इसको कैंसिल कर देगा। तो बस केवल अब हमें सेम चार्ज को रख के बैलेंस कर देना है। हमें R पॉइंट और U पॉइंट तो फिक्स हो गया, R और U पर इसके अलावा हम कुछ भी करेंगे तो यहाँ पर 2E इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आ पाएगी। तो अब हमें बेटा अगर हम यहाँ पर प्लस कर दें तो यहाँ भी प्लस होना चाहिए, मतलब प्लस Q अगर रख दें तो यहाँ भी क्या होना चाहिए प्लस Q। तो देखो 1 प्लस Q 2 प्लस Q 3 प्लस Q तो यूज कर चुके हैं। अगर यहाँ हम माइनस Q रख दें और यहाँ भी माइनस Q तो इस माइनस Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इस माइनस Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, ये कैंसिल कर देगा। इस प्लस Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इस प्लस Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, ये कैंसिल कर देगा। इस प्लस Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इस माइनस Q की वजह से इधर ही, और ये ऐड हो जाएगा। तो एक पॉसिबिलिटी ये है, मतलब प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, तो ऐसा कुछ है प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस है, लेकिन ऐसा नहीं मिल पा रहा है। तो ये चीज़ हमारे पास नहीं मिल पाई, ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाया। अब अगर हम इसको ऐसे देखें कि चलो ये वाली चीज़ नहीं मिल पाई, तो अगर हम यहाँ पे माइनस Q चार्ज रखें और यहाँ पर क्या कर दें माइनस Q, तो बेटा माइनस वाली चीज़, और यहाँ पर हम क्या कर दें प्लस Q और यहाँ भी प्लस Q, तो ये देखो आपके पास क्या मिल पा रहा है, क्या माइनस प्लस प्लस, और आप D में देखो माइनस प्लस प्लस है और फिर इसके बाद माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, मतलब ये वाला आप P को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्यूब के चार्ज को, R पर चार्ज को, S T और U। तो ये आपके पास ऐसे हम मान लें कि इस तरीके से सिस्टम बना हुआ है। ये सब ये है, मतलब P पर ये पॉसिबिलिटीज़ दी गई हैं। तो कौन सा इसका आंसर होगा, D पार्ट इसका आंसर होगा। और इसके यही हमारे पास, क्योंकि अगर हम प्लस वाला भी रख सकते थे लेकिन वो ऑप्शन में कहीं नहीं है, इसके अलावा और कोई ऑप्शन हमें यहाँ पर नहीं दिख रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा D पार्ट। ठीक, अब इसके बाद आपके पास एक क्वेश्चन और JEE एडवांस का है, 2014 में ये पूछा गया है, और इसमें आपके पास 1 आर मोर करेक्ट ऑप्शन इसका ठीक है। ठीक, और इसमें ये बोला जा रहा है कि लेट E1R, E2R एंड E3R be the respective electric fields at a distance r from a point charge, an infinitely long wire with constant linear charge density lambda and infinite plane sheet with uniform surface charge density sigma। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ये बोल जा रहा है कि हमारे पास 3 इलेक्ट्रिक फील्ड बताए गए हैं, E1R, E2R एंड E3R। चलिए हम इसकी बात करते हैं इस पर।
और ये क्वेश्चन आपका जेईई एडवांस 2014 में 1 और मोर ऑप्शन जो करेक्ट वाले होते हैं उसमें आपके पास बोला गया था। यहाँ पर 3 इलेक्ट्रिक फील्ड है, E1R, दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड है आपके पास E2R और तीसरी इलेक्ट्रिक फील्ड है E3R। ठीक, ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से है? पॉइंट चार्ज की वजह से। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास है इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, ये इनफाइनाइट लॉन्ग वायर की वजह से r डिस्टेंस पर है, और ये जो आपके पास है इनफाइनाइट प्लेन सीट की वजह से। इनफाइनाइट लॉन्ग वायर जिसकी चार्ज पर यूनिट लेंथ लेमडा है और यहाँ पर चार्ज पर यूनिट एरिया सिग्मा है। ठीक, ये तीनों चीज़ दी गई है, मतलब एक E1R है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉइंट चार्ज की वजह से r डिस्टेंस पर। ये E2R है, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है r डिस्टेंस पर। और E3R आपके पास है इनफाइनाइटली लार्ज प्लेन सीट है, उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E3R है। ठीक, अब ये बोला गया है कि इफ E1R नॉट इज इक्वल टू E2R नॉट इक्वल टू E3R नॉट एट अ गिवन डिस्टेंस R नॉट, मतलब किसी डिस्टेंस R नॉट पे एट R इक्वल टू R नॉट डिस्टेंस पर E1R नॉट इक्वल टू E2R नॉट इक्वल टू E3R नॉट। ये बोला गया है, ये कंडीशन दी गई है कि किसी पर्टिकुलर R इक्वल टू R नॉट पॉइंट पर E1R नॉट इक्वल टू E2R नॉट इक्वल टू E3R नॉट, मतलब ये तीनों के तीनों इलेक्ट्रिक फील्ड R इक्वल टू R नॉट पॉइंट पर सेम हैं इन तीनों डिस्ट्रीब्यूशंस के वजह से। ठीक, देन आपके पास तब ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शंस हैं, उसमें से देखना है कि कौन सा ऑप्शन आपका, या कौन एक से ज़्यादा ऑप्शन वाला भी है तो कौन या कौन से ऑप्शन इसके सही हैं। तो पहला ऑप्शन आपका है Q इक्वल टू 4 सिग्मा पाई R नॉट स्क्वायर, बी है R नॉट इज इक्वल टू लेमडा अपान 2 पाई सिग्मा, सी है E1 R नॉट बाई 2 इक्वल टू 2E2 R नॉट बाई 2, एंड D है E2 R नॉट बाई 2 इक्वल टू 4E3 R नॉट बाई 2। ठीक, तो ये 4 ऑप्शंस हैं, इन चारों में से आपके पास कौन सा ऑप्शन सही है उसको हमें देखना है। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले चीज़ कि ER आपके पास है पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, ये E2R है इनफाइनाइट लॉन्ग वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, और E3R है इनफाइनाइट प्लेन सीट के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जिसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। तो क्या हम यहीं पर ये लिख लें E1R नॉट, क्या होगा पॉइंट चार्ज की वजह से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अगर पॉइंट चार्ज Q है तो Q/R नॉट का स्क्वायर। अब अगर इनफाइनाइट लॉन्ग वायर उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखा जाए तो E2R नॉट, अगर इसका सर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लेमडा है तो लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R नॉट होता है इसका फॉर्मूला। हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में इसको प्रूव किया हुआ है। और अगर इनफाइनाइट प्लेन सीट है तो उसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E3R नॉट पॉइंट पर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हमने बात की थी। हम लोगों ने एक डिस्क के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पता किया था और उसमें हम लोगों ने मॉडिफाई किया था कि अगर वो डिस्क इनफाइनाइटली लार्ज हो जाए तो उस केस में उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, तो सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। ये तीनों चीज़ें हम लोगों ने पहले पढ़ी हुई हैं, बस इसको हमने क्या किया है
यूज करने जा रहे हैं अब, क्योंकि यही तो क्वेश्चन में गिवन है और आपसे ये पूछा जा रहा है। चलिए पहले ऑप्शन पर विचार करते हैं। पहला ऑप्शन किसके बीच में रिलेशन है? Q और सिग्मा के बीच में रिलेशन है, Q और सिग्मा। तो Q और सिग्मा कहाँ से आएगा? E1R, और हमें ये क्वेश्चन में गिवन है, ये चीज़ ध्यान रखना कि क्वेश्चन में हमें ये गिवन है कि ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है। तो E1R0 इज इक्वल टू E2R0 इक्वल टू E3R0, ये हमें क्वेश्चन में पता है। और देखो E1R0 में ये Q है और E3R0 में सिग्मा है, और ये आपस में E1R0 E3R0 के बराबर है। तो चलो हम पहले चेक करते हैं ऑप्शन नंबर ए। इसको चेक करने के लिए हम मानते हैं जो क्वेश्चन में है E1R0 इक्वल टू E3R0। चेक करके देखें कि क्या ये रिजल्ट आ रहा है क्या, क्योंकि यहाँ पर देखो Q है और ये सिग्मा, बाकी और कुछ चीज़ नहीं है, बाकी सब कॉन्स्टेंट्स वाले टर्म हैं। तो सिग्मा और Q के रिलेशन कहाँ से मिलेगा? इन दोनों को यूज करेंगे, E1R0 इज इक्वल टू E3R0, तो वहाँ से हमें सिग्मा और Q के बीच में रिलेशन मिलने वाला है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R0 का स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, और क्या होगा? 2 से यहाँ पर ये 4 कैंसिल, 2 आ जाएगा, पाई बचा रहेगा। तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये दोनों कैंसिल हो गए हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 पाई सिग्मा R0 का स्क्वायर, और यहाँ पर है 4 सिग्मा पाई R0। तो और हमें यहाँ से मिला 2 पाई सिग्मा R0। इसका मतलब पहला ऑप्शन तो नहीं है, ये गलत हो गया। अब हमें देखो लेमडा और सिग्मा के बीच में रिलेशन है, लेमडा एंड सिग्मा। देखो R0 है तो R0 तो लगभग सब में है, इसको छोड़ के तो बाकी सब में है R0। और इसमें देखो कि लेमडा और सिग्मा के बीच, तो लेमडा कहाँ पर है? E2R में होगा, और सिग्मा कहाँ होगा? E3R में। तो हम लोग अब अगर इसको चेक कर लें, कौन कौन सा? E2R0 इज इक्वल टू E3R0। E2R0 क्या होगा? लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R0, ये हो जाएगा इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, 2 से ये 2 कैंसिल। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो क्या आ जाएगा? R0 इधर कर दो, सिग्मा इधर कर दो, तो R0 इक्वल टू लेमडा अपॉन पाई सिग्मा। और यहाँ पर क्या है? R0 इज इक्वल टू लेमडा अपॉन 2 पाई सिग्मा। ठीक है, तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन भी हम लोगों का क्या हो गया? गलत हो गया, ये भी हमें करेक्ट नहीं मिला। अब हम तीसरा ऑप्शन चेक करते हैं। तीसरा E1R0 बाई 2। तो E1R0 बाई 2, E1R0 बाई 2 इज इक्वल टू 2 E2R0 बाई 2। ये चेक करते हैं, देखते हैं क्या है। हमें ये मालूम है कि E1R0 इज इक्वल टू E2R0। तो अगर E1R0 E2R0 के बराबर है तो या तो हम इन दोनों को यूज करके ये प्रूव करें, या इसको यूज करके हम ये प्रूव कर दें ना E1R0 इक्वल टू E2R0। अगर ये प्रूव हो जाए इसका मतलब ये करेक्ट है। तो E1 हमें पता है, क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R0 बाई 2 है, तो R0 मतलब क्या हो जाएगा? R0 का स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आ जाएगा, मतलब 4 इधर आ जाएगा, इक्वल टू 2 E2R0 बाई 2। और हमारे पास E2 जो है लेमडा 2 हमने इधर कर दिया, लेमडा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R0, लेकिन हमें यहाँ पर R0 बाई 2 यूज करना है, तो हमने R0 बाई 2 यूज कर लिया। तो देखो 4Q, तो 4 से 4 कैंसिल हो जा रहा है ये। ठीक, चलो उसको देखते हैं कि क्या क्या चीज़ किससे कैंसिल हो रही है। इस 4 से ये 4 कैंसिल, इस पाई से ये पाई कैंसिल। चलो कैंसिल ना करो, कैंसिल करने पर
हम उस चीज़ को नहीं प्रूव कर रहे हैं, कैंसिल ना करो, कैंसिल नहीं कर रहे हैं हम, ऐसे ही मैं लिख रहा हूँ। ये था 4q/4πε0 इतना, और ये आपके पास है, इसको हम ऊपर कर दें 2πε0, 2π, पाई भी कैंसिल नहीं कर रहे हैं, 2 अपॉन में है तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये 4q, हम ऐसे 4 बाद सबसे इधर लिखेंगे 4, और q/4πε0 r0 का स्क्वायर इक्वल टू, इधर ले जाओ 4 λ/2πε0 r0। अच्छा, q/4πε0 r0 स्क्वायर क्या है? E1 r0, और साथ में 4 से मल्टीप्लाई, तो 4 E1 r0 इक्वल टू, ये भी 4 है, λ/2πε0 r0 क्या है? E2r, तो ये क्या होगा? E2 r0। तो देखो 4E1 r0 इक्वल टू 4E2 r0 या E1 r0 इज इक्वल टू E2 r0, ये हो गया। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये वाला हमारा क्या है? करेक्ट ऑप्शन है सी। हम इसी तरह से डी को भी चेक कर सकते हैं, चेक करके देखें इस पर क्या रिजल्ट हमें मिल रहा है। हम इसको इधर चेक कर लेते हैं। देखो ये अब तक ऑप्शन है E2 r0/2 इक्वल टू 4 E3 r0/2, ठीक है। तो E2 r0/2, E2 क्या है? लैम्डा अपॉन 2πε0 r0/2 करेंगे तो ये बाई 2 करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 2 इक्वल टू 4 E3 r0/2, वो हमारे पास सिग्मा अपॉन 2ε0 ही के बराबर होगा। 4 इंटू आर, क्योंकि इस फंक्शन में r0 होता ही नहीं है, नज़दीक के किसी पॉइंट पर हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सिग्मा अपॉन 2ε0 के बराबर है। तो जब r0 2 करो, r0 4 करो, कुछ भी करो, कोई मतलब नहीं है। तो ये हमारे पास आ गया ऐसे, और ये हो गया 2 λ/2πε0 r0 इक्वल टू क्या हो जाएगा? E2 r0 इज इक्वल टू 4 E3 r0। और अगर तो इससे हम क्या बोल सकते हैं क्या कि E2 r0 इज इक्वल टू E3 r0, क्या हम बोल सकते हैं? यहाँ पर आ रहा है 2E2 r0 इज इक्वल टू 4E3 r0, जबकि हमें मालूम है कि E2 r0 जो है E3 r0 के बराबर है, लेकिन यहाँ से ऐसी चीज़ नहीं आ पा रही है। E2 r0 इज इक्वल टू 1 ये 2E3 r0, यहाँ से आ रहा है E2 r0 इज इक्वल टू 2E3 r0। तो ये भी हमारा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि E2 r0 किसके बराबर है? E3 r0 के। तो यहाँ से ये ऑप्शन भी आपका क्या हो गया? गलत। तो केवल और केवल आपका ऑप्शन जो है सही है वो सी ऑप्शन सही है, ठीक। अब हम लोग फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये क्वेश्चन आपका ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन है, और ये बोला जा रहा है कि अ रिंग ऑफ रेडियस r के कैपिटल R carries a uniformly distributed charge plus q. A point charge minus q is placed on the axis of the ring at the distance 2r from the center of the ring and released from rest. The particle executes a simple harmonic motion along the axis of ring. तो सिंपल हार्मोनिक मोशन वाला क्वेश्चंस हम लोगों ने जब कूलम्स लॉ के न्यूमेरिकल किए थे जेईई मेंस एडवांस वाले टाइप के, तो वहाँ पर भी हम लोग एसएचएम की बात किए थे। तो एक दो क्वेश्चन हम लोग इस पे और कर लेते हैं, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जेईई मेंस और एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये आपका थोड़ा सा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो बोला जा रहा है और रिंग ऑफ रेडियस कैपिटल R, तो एक रिंग है जिसका रेडियस है कैपिटल R, और इसके एक्सिस पर 2r डिस्टेंस पर एक पॉइंट चार्ज रखा जा रहा है -q, ठीक है, -q।
तो अब इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा इधर है, लेकिन माइनस चार्ज के लिए इस पर, इस रिंग के वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमको पता है और उसको हम लोगों ने ई नाम दिया था। और ये जानते हैं कि ई क्या है, हमें प्रूव करना अब नहीं है, और इस पर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो सबसे पहले हम ई पता कर लें तो फोर्स पता कर लेंगे। तो इस ई की वैल्यू 2r डिस्टेंस पर, तो ई क्या होगा, और ई मालूम है तो F इक्वल टू क्यू ई से हम काम कर लेंगे। तो ई हमारी वैल्यू होती है टोटल चार्ज Q इनटू यहाँ से इसकी डिस्टेंस, टोटल चार्ज Q है और ये डिस्टेंस क्या है 2r। अगर याद करो कि इसका फॉर्मूला क्या था, इससे इसकी डिस्टेंस x है, तो qx अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर प्लस ये डिस्टेंस का स्क्वायर के पावर 3/2। तो रेडियस क्या है r है, r का स्क्वायर प्लस ये डिस्टेंस क्या है 2r, तो 2r का स्क्वायर करोगे तो 4r स्क्वायर के पावर 3/2। ठीक है, अब हम इसको ऐसे लिख लेते हैं 2qr डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर, 5r स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 के पावर 3/2 और साथ में r स्क्वायर और के पावर 3/2 करोगे तो r क्यूब आ जाएगा। और यहाँ से आप देखो 2q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आर क्यूब है यहाँ पर, तो आ जाएगा ये आपके पास 5 के पावर 3/2 इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड है। और यहाँ पर लगने वाला फोर्स बात करेंगे तो इसके फोर्स की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, नेगेटिव चार्ज के ऊपर फोर्स इस डायरेक्शन में ही लगेगा। ये आपको पता ही होगा कि इस पर फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा F। तो ये F का अगर मैग्नीट्यूड हमें पता करना है तो 2 कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 5 के पावर 3/2 आर स्क्वायर। ये फोर्स का फॉर्मूला आया। क्या ये फॉर्मूला इससे इसकी जो डिस्टेंस है 2r उसके प्रोपोर्शनल है? क्योंकि याद करो SHM की कंडीशन क्या होती है कि SHM में पहली चीज़ तो है कि पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन पर मूव करे। तो ये तो भाई स्ट्रेट लाइन पर मूव करेगा, इधर जब यहाँ पर छोड़ा जाएगा तो इस पर लगने वाला फोर्स ऐसे होगा, तो ये इस लाइन पर इसके एक्सिस पर यहाँ तक जाएगा और यहाँ पर इस पर लगने वाला फोर्स 0 हो जाएगा। लेकिन चूंकि इसके पास इनर्शिया है तो ये इधर भी मूव करेगा, इस डायरेक्शन में मूव करेगा और वहाँ पर 2r तक जाएगा और उसके बाद ऐसे आएगा। ठीक, ये चीज़ तो है कि ये स्ट्रेट लाइन पर ऑसिलेट करेगा। ठीक है, लेकिन क्या वो सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा? तो सिंपल हार्मोनिक मोशन की पहली कंडीशन है कि वो क्या करे, एक ऑसिलेशन करे, मतलब एक स्ट्रेट लाइन पर मूवमेंट होना चाहिए। तो स्ट्रेट लाइन पर मूवमेंट तो इसका है। दूसरी कंडीशन कि एक मीन पॉइंट के अबाउट वो ऑसिलेट करना चाहिए। तो ये मीन पॉइंट के अबाउट भी ऑसिलेट करेगा, क्योंकि इधर से आएगा, इस पॉइंट पर फोर्स 0, इसके बाद इधर जाएगा तो इस पॉइंट पर फोर्स, चूंकि इधर फोर्स इधर की तरफ होगा लेकिन पार्टिकल में वेलोसिटी होगी जिसकी वजह से ये इधर तक जाएगा, कुछ दूर के बाद रुकेगा, फिर वापस ऐसे आएगा। इसका मतलब ये ऐसे ऑसिलेट करेगा +2r से -2r डिस्टेंस तक और इसके एक्सिस पर ऑसिलेट करेगा। दूसरी कंडीशन भी फुलफिल कर रहा है कि ये एक मीन पॉइंट के अबाउट ऑसिलेट करेगा। तीसरी कंडीशन है कि लगने वाला जो उसके ऊपर फोर्स है ये प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, उसके उस पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से कितना है उसकी तरफ होना चाहिए। और फोर्स की डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड्स द मीन पॉइंट, जो आपके पास एक मीन पॉइंट है उसकी तरफ होना चाहिए फोर्स। तो मीन पॉइंट की तरफ फोर्स की डायरेक्शन भी है, लेकिन ये आपका फोर्स इस 2r मतलब जो इससे डिस्टेंस है उस डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल नहीं है। r आपका अब नीचे स्क्वायर में है, तो फोर्स जो है इज नॉट प्रोपोर्शनल टू 2r। F इज नॉट प्रोपोर्शनल टू 2r। ये इसके डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल नहीं है, इसलिए ये SHM नहीं करेगा। लेकिन अगर 2r को आप मतलब ये डिस्टेंस जो है इसको छोटा कर दो, यहाँ पे ला दो एकदम छोटे से पॉइंट पर, तो अगर एक छोटे से डिस्टेंस पर आप छोड़ोगे तो ये इस पर एक
SHM करेगा, इतनी डिस्टेंस के लिए लगभग ये SHM करेगा। और आप करके देख सकते हो यहाँ पर, इसको x मान लो ये डिस्टेंस, और x और r के कंपैरिजन में जो फॉर्मूला था यहाँ पर ये x रख लो, इसको r रख लो, और ये आप x करके x का स्क्वायर प्लस इतना, और इस पिछले वाले लेक्चर्स में हमने काम किया था कि x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर नियर अबाउट r स्क्वायर के होगा इफ़ x मच 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 लेस देन r है। तो अगर उस केस में होगा अगर इस तरह से, तो वहाँ पर ऊपर एक x का फैक्टर आ जाएगा, मतलब f प्रोपोर्शनल टू x होगा, और हम ये बोलेंगे कि ये SHM करेगा। इसका मतलब कि ये ट्रू एंड फॉल्स में अगर जो बात थी तो ये क्या करेगा, ये फॉल्स है। ये क्वेश्चन क्या आपका था, एक बार फिर से हम लोग पढ़ लेते हैं कि अ रिंग ऑफ रेडियस r, ये r रेडियस का रिंग है, कैरीज अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज प्लस क्यू चार्ज हमने इसको दे दिया था, प्लस क्यू चार्ज, ठीक। A point charge minus q is placed on the axis of the ring at the distance 2r from the center of the ring। सेंटर ऑफ रिंग से 2r डिस्टेंस पर एक माइनस चार्ज हमने पुट कर दिया, ठीक है। द सेंटर ऑफ द रिंग एंड रिलीज फ्रॉम द रेस्ट, इसको रेस्ट में छोड़ दिया गया यहाँ से। द पार्टिकल एग्जीक्यूट अ सिंपल हार्मोनिक मोशन अलोंग द एक्सिस ऑफ द रिंग। तो पार्टिकल यहाँ पर मूव तो करेगा, ऑसिलेट तो करेगा, लेकिन ये SHM नहीं करेगा। SHM तब करेगा जब इसकी डिस्टेंस, मतलब जो 2r जो है वो बहुत ही छोटी हो जाए, बहुत ही छोटे, और एक्सिस के नज़दीक के एक पॉइंट पर अगर ऑसिलेट कराओगे तो ये SHM होगा। और ये क्वेश्चन आपका आया हुआ था JEE में 1988 में। ये 1988 की प्रॉब्लम है, 2 मार्क्स की प्रॉब्लम थी, और इस तरह से पूछा गया था। तो ये कंडीशन आपका क्या होगा, इसका रिजल्ट फॉल्स होगा, ये ट्रू नहीं होगा, ये फॉल्स है। सेम इसी तरह का एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 4। ये JEE 2010 में आया हुआ है, 1 आर मोर करेक्ट ऑप्शन। और ये क्वेश्चन बोला जा रहा है कि फ्यू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर अ सिस्टम ऑफ द 2 चार्जेस प्लस Q1 एंड Q2 फिक्स्ड एट 2 डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द x एक्सिस आर शोन इन द फिगर। दीज लाइंस सजेस्ट दैट, ये लाइंस आपकी सजेस्ट कर रही हैं, मतलब एक 2 पॉइंट चार्ज है Q1 और Q2, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपको बनाई गई है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपको इस तरीके से गिवन है। ये आपके पास एक चार्ज है Q1, और यहाँ पर चार्ज आपका है Q2, और लाइन आपकी ऐसे बनी हुई है। तो ये आपके पास Q1 चार्ज के वजह से, ये चार्ज Q1 है और ये Q2 चार्ज है, इसके वजह से जाहिर सी बात है कि Q1 और Q2 आपके पास क्या है, एक देखो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रही है और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही है, मतलब टर्मिनेट हो रही है। तो जाहिर सी बात है कि Q1 पॉजिटिव होगा, Q2 नेगेटिव होगा। अब ऑप्शन क्या क्या दिया है वो देखते हैं। पहला ऑप्शन एक ये दिया है कि मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ Q2। दूसरा ऑप्शन है मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 लेस देन मैग्नीट्यूड ऑफ Q2। तीसरा ऑप्शन है at a finite distance to the left of Q1, at finite distance to the left of Q1, the E field is 0।
और चौथा है एट फाइनाइट डिस्टेंस टू द राइट ऑफ Q2 इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। 4 ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। अब देखो बेटा, अगर आप इसको ऐसे देखो, याद करो हमने जब इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात की थी और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के कंस्ट्रक्शन के बारे में जब हमने बात किया था, तो ये बताया था कि कहीं पर भी अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की इंटेंसिटी एक इसमें इक्वल सरफेस एरिया आप कंसीडर कर लो, इसके पैरेलल, मतलब इसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर एक आप इक्वल सरफेस एरिया कंसीडर करिए और वहाँ से जितनी लाइंस उसको छेदते हुए बाहर निकल रही हैं वो काउंट करो। देखो तो यहाँ पर आपके पास लगभग 3 लाइंस बाहर निकल रही है और उतना ही एरिया अगर आप यहाँ पर कंसीडर करोगे तो आपको यहाँ पर लगभग 2 लाइंस बाहर निकले। आपको दिख रहा है कि यहाँ पर लाइंस की जो इंटेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर लाइन की इंटेंसिटी कम है। इसका मतलब है कि Q1 का मैग्नीट्यूड Q2 के मैग्नीट्यूड से बड़ा होगा। तो पहला ऑप्शन तो आपको सीधे सीधे दिख रहा है कि Q1 का मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन Q2 का मैग्नीट्यूड, ये ऑप्शन तो आपका सही है। दूसरा, Q2 का मैग्नीट्यूड Q और Q2 का मैग्नीट्यूड Q1 के मैग्नीट्यूड से बड़ा है, नहीं, क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की इंटेंसिटी कम है और यहाँ पर ज़्यादा है, तो ये तो गलत हो गया। ठीक, अब बात कर रहा है एट अ फाइनाइट डिस्टेंस टू द लेफ्ट ऑफ Q1। अच्छा, Q1 से थोड़ा डिस्टेंस इधर आओ, फाइनाइट डिस्टेंस लेफ्ट ऑफ Q1 द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। भैया अगर यहाँ पर इंटेंसिटी ज़्यादा है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में इंटेंसिटी ज़्यादा है, तो कोई सवाल नहीं होता है कि इसके जस्ट बगल में थोड़े फाइनाइट डिस्टेंस पर आ जाओ तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको 0 मिल जाए। ऐसा कुछ नहीं पॉसिबल है। लेकिन हाँ, यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड कम है, तो अगर हम कंपैरेटिवली देखें कि यहाँ पर अगर हम यहाँ पे इससे 2 मीटर आएँ तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कम तो हुआ लेकिन उतना कम नहीं है। लेकिन अगर कंपैरेटिवली वहाँ पर हम 2 मीटर पे आ जाएंगे तो वहाँ से मैग्नीट्यूड इसके कंपेयर में इसका मैग्नीट्यूड यहाँ पे कम मिलेगा, और अगर यहाँ पर बहुत ही कम है तो हो सकता है वहाँ पर 0 भी मिल सकता है। तो एट अ फाइनाइट डिस्टेंस टू द राइट ऑफ Q2 ई फील्ड इज 0। मतलब एक फाइनाइट डिस्टेंस, ऐसा नहीं है कि वो एक स्मॉल डिस्टेंस पर, एक फाइनाइट डिस्टेंस पर जाओ तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 मिल जाएगी, लेकिन एक यहाँ पर फाइनाइट डिस्टेंस पर जाने पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं मिलने वाली है। मतलब जितनी डिस्टेंस Q2 से उधर चले जाएं तो वहाँ पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो उतनी ही डिस्टेंस Q1 के लेफ्ट में आओ तो इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे 0 नहीं मिलने वाली है। ठीक है, तो इसको भी हम एक ऑप्शन के तौर पे दे सकते हैं, डी पार्ट, एट अ फाइनाइट डिस्टेंस टू द राइट ऑफ Q2 इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। ठीक, अब इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे और एक सिस्टम ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपको गिवन है और आपसे पूछा जाएगा कि उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पर क्या होगी। उसका कुछ पॉइंट दिया गया होगा और उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। तो उसके लिए पहले हम थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर लें और इसके बाद फिर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन में ये गिवन है कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट पॉइंट P ड्यू टू द गिवन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस। एज्यूम द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन टू बी नॉन कंडक्टिंग। मतलब जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जिसके ऊपर किया गया है वो आपका नॉन कंडक्टिंग सीट होगा या आर्क होगा या आपके पास रॉड होगा, कुछ भी होगा, वो नॉन कंडक्टिंग है। तो हम लोग इसमें 3 4 5 केस बनाए हुए हैं और इसमें सबसे पहले हम केस ए देखते हैं। ए, और इसमें आपके पास ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है। ऐसे आपका ये सिस्टम है। और इसमें ये बोला गया है कि जो ये सीट है ये ऐसे 3 भागों में बटी हुई है। ठीक, इसके ऊपर आपके पास यहाँ पर जो चार्ज है वो निगेटिव चार्ज फैला हुआ है। यहाँ पे
यहाँ पे जो चार्ज है पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और यहाँ पर फिर से आपके पास निगेटिव चार्ज फैला हुआ है। ठीक, आपको ये भी गिवन है कि ये एंगल और ये एंगल सब आपके पास थीटा है, थीटा है ये भी थीटा है और ये थीटा आपको गिवन है, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। तो ये आपके पास कुछ एक सिस्टम बना है और इससे बोला जा रहा है कि इसके सेंटर O पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करो। ठीक, अब आप बताओ कि ये नेगेटिव चार्ज का एक पूरा आर्क है, तो इस आर्क की वजह से इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ये 60 डिग्री है तो इसके बीचों बीच ऐसे एक लाइन बनेगी और इलेक्ट्रिक फील्ड देखो यहाँ से लेके यहाँ तक चार्ज, तो यहाँ से यहाँ तक का चार्ज और यहाँ से यहाँ तक का चार्ज सेम है। ठीक, वो डायग्राम में भले थोड़ा सा आपका अलग दिख रहा होगा, ये के पास है ऐसे। ठीक, तो अब देखो इतना पोर्शन जो आर्क का है, इस आर्क के वजह से ये जो आर्क आपका है, इस आर्क के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इससे 30 डिग्री एंगल बनाते हुए इधर मिलेगी ऐसे, ये क्योंकि ये 60 डिग्री का एंगल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी। नेगेटिव चार्ज की वजह से आप लोगों ने पढ़ा भी था, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी। ठीक, ये अगर आपका पॉजिटिव चार्ज है तो इसके वजह से एकदम जस्ट मिडिल लाइन को बनाती हुई इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगी और इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट इसके मिडिल लाइन में आएगी। चार्ज यहाँ से लेके यहाँ तक सेम डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहाँ से लेके यहाँ तक सेम डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहाँ से यहाँ तक सेम डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो आप एक बार हमारा जो लेक्चर है जिसमें हम लोगों ने ये सर्कुलर आर्क के बारे में इलेक्ट्रिक फील्ड के जिक्र किया था, तो वहाँ पर आप देखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज के वजह से और नेगेटिव चार्ज की वजह से हमने बनाया था, वो कितना था। इन तीनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा और तीनों के बीच का एंगल देखा जाए, देखो ये एंगल तो 60 डिग्री, ये वाला एंगल 30 डिग्री 90 और ये 30 120 डिग्री, ये एंगल आपके पास 90 और ये 30 120 डिग्री, ये भी 90 और ये 30 120 डिग्री। इसका मतलब ये है कि तीनों वेक्टर्स के बीच का एंगल 120 डिग्री हो गया। और तीन वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के अगर 120 डिग्री के एंगल पर रखे हुए हैं तो उसका रिजल्टेंट क्या होगा, उस पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब E किस पॉइंट पर, O पॉइंट पर क्या होगा 0 न्यूटन पर कूलम। अगर डायरेक्शन के फॉर्म में बात करें तो ऐसा होगा। ठीक, एक दूसरा आपके पास ऐसे ही है और वो आपको इस तरीके से गिवन है। इस पर आपको गिवन है पॉजिटिव चार्ज, यहाँ से लेके यहाँ तक यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है और इधर जो है नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सेम है, बस पॉजिटिव है और नेगेटिव है। इस सेंटर O पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है इस पूरे डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। ठीक है, अब देखो ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये डिस्ट्रीब्यूशन पॉजिटिव चार्ज का है, इसके वजह से इसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे आएगी E पॉजिटिव, तो इस नेगेटिव चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन के वजह से इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में ही आएगी
मैग्नीट्यूड सेम होगा, क्योंकि इस आर्क का जो आपके पास लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है और इस वाले आर्क का लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, पॉजिटिव वाले चार्ज का और नेगेटिव वाले चार्ज का। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ई माइनस आएगा और ये ई प्लस, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा और डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में है, तो नेट आपके पास जो ई होगा वो क्या होगा, इन दोनों को ऐड करके मिलेगा। मतलब जो ई ओ है वो आपका ई ओ इक्वल टू ई प्लस प्लस ई माइनस, और हमको ई प्लस और ई माइनस इन दोनों का मैग्नीट्यूड निकालना है बस केवल। तो याद करिए जब हम लोगों ने एक आर्क के बारे में बात की थी तो उसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने ऐसे देखा था, E इक्वल टू 2k लेम्डा बाई आर साइन थीटा। मैं एक बार इसको फिर से रिवाइज कराता हूँ। ये आपका आर्क है और इसका ये सेंटर O है और यहाँ पर चार्ज ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड था, तो इसको बीचों बीच मिलाने वाली लाइन, इससे कितना थीटा इधर है और कितना इधर है, कितना आपके पास माइनस में है और कितना प्लस में है, माइनस थीटा और ये प्लस थीटा। मतलब इसके बीच का एंगल है टू थीटा, लेकिन फॉर्मूले में जो थीटा आ रहा है साइन थीटा वो केवल एक एंगल आ रहा है। क्यों? क्योंकि हम इंटीग्रेट करते थे माइनस थीटा टू प्लस थीटा, तो एंगल 2 थीटा आ जाता था। ठीक है, तो बस ये ध्यान रखना कि जो k है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक, r जो है वो इसका रेडियस ये था, लेम्डा क्या है, इसके ऊपर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, ठीक, और इसका साइन थीटा, थीटा क्या होगा, मतलब अगर आर्क आपका ये 2 थीटा एंगल पर बन रहा है तो यहाँ पर हम लोग उसका हाफ एंगल ही लेते हैं। तो अब ये बताओ, ये वाला आर्क जो है ये 180 डिग्री के एंगल पर बन रहा है, तो हमको फार्मूले में क्या करना होगा, 90 लेना होगा, और ये वाला भी आपके पास 180 डिग्री पर बन रहा है तो इसमें भी हमको 90 लेना होगा। और हमको मालूम है कि ई प्लस और ई माइनस का मैग्नीट्यूड सेम है, ई प्लस इक्वल टू ई माइनस। क्यों ऐसा है? क्योंकि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, एंगल सेम है, रेडियस सेम है, सब कुछ सेम है, तो ये सारी चीज़ सेम होंगी। तो ई ओ इक्वल टू 2 ई प्लस या ई माइनस, मैग्नीट्यूड की बात हम कर रहे हैं अभी, तो 2 इंटू ये हो जाएगा 2k लेम्डा बाई आर, और साइन थीटा की जगह साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू हो जाएगी 1, तो ये हो जाएगा 4k लेम्डा बाई आर, और k आपके पास लिख लोगे, पुट कर लोगे आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये सारी चीज़ें लेम्डा अगर आपको गिवन होगा कि कितना चार्ज इसमें वो पुट कर लो, इसका रेडियस पुट कर लोगे तो आपको रिजल्ट यहाँ से मिल जाएगा। तो ये तो आपका हो जाएगा ई नॉट। ठीक, ऐसे ही अगर हम लोग एक डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह का बना देते हैं C, जिसमें आपके पास इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, ये है, और दूसरा आपके पास ये है। मतलब यहाँ पर आपका प्लस Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और इधर आपको माइनस Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, रेडियस इसका R है, सारी चीज़ है, और ये आपका x एक्सिस है। तो ये बोला जा रहा है कि इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताओ बस केवल, और वो डायरेक्शन या मैग्नीट्यूड भी आप बता सकते हो, क्योंकि अब आपको पता है कि ये पूरा का पूरा एंगल 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री बना है, तो फॉर्मूले में 90 की जगह हम 45 यूज करेंगे। तो पॉजिटिव चार्ज है, तो आप बताओ पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो तो 45 डिग्री पर इधर बनेगा, ई प्लस चार्ज की वजह से बनेगा इधर, और ये माइनस चार्ज पूरा पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड होगा इस रिंग पर, तो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बनेगा, और इसका एक कंपोनेंट इधर जाएगा, इसका एक कंपोनेंट इधर, ये कैंसिल होगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी किस डायरेक्शन में बनेगी, इस डायरेक्शन में, ई ओ, इस ओ पॉइंट पर। यही आपसे पूछा जा रहा था कि एक्स एक्सिस से कितने एंगल पर, एक्स एक्सिस से 90 डिग्री के एंगल पर नीचे की तरफ ये बनेगा सी। ठीक, अब आपके पास मान लो एक क्वेश्चन और है, ऐसे ही हमने 3-4 क्वेश्चन लिए हुए हैं, और ये आपके पास गिवन है, एक चार्ज आपके पास
एक रॉड ये है और इस पॉइंट P पर आपके पास एक दूसरा चार्ज और है सेम लेंथ का, यहाँ पर प्लस Q चार्ज है, यहाँ माइनस Q चार्ज है। मतलब इतने वाले पर प्लस Q चार्ज गिवन है और सेम लेंथ उतनी ही है, और लेकिन इस पर चार्ज माइनस Q डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है, बताना है हमें। तो इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे, देखो अब याद करो, हम लोगों ने सेमी इनफाइनाइट लाइन चार्ज पढ़ा था और इसके इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में भी था, इस डायरेक्शन में भी था। तो इसके वजह से अगर हम इस पॉइंट पर देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पूरे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के वजह से इधर जाएगा, इस पॉजिटिव चार्ज के वजह से, E प्लस चार्ज के वजह से। निगेटिव चार्ज के वजह से पॉजिटिव चार्ज होता तो ये इधर जाता, लेकिन निगेटिव चार्ज की वजह से ये इधर आएगा, E माइनस। अब इसका एक कंपोनेंट इधर, इसका एक कंपोनेंट इधर आपस में कैंसिल होंगे, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ बनेगी, इस पूरे चार्ज के वजह से इस डायरेक्शन में। E अगर ये पॉइंट O है तो EO आपका इस डायरेक्शन में जाएगा। तो ये सब देखो कुछ अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, आपको ये एक एक दो दो नंबर में ये कंपटीशन में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन दे देगा, कहेगा इसका इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आप बताइए क्या होगी। ठीक, वैसे ही अब आपके पास एक क्वेश्चन और है, और वो क्वेश्चन है आपका कि अ हाफ रिंग ऑफ रेडियस कैपिटल R हैज़ अ चार्ज ऑफ लेमडा पर यूनिट लेंथ। ठीक है, लेमडा पर यूनिट लेंथ की बात की जा रही है। द फील्ड एट द सेंटर इज, उसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा उसकी हम लोग बात करें। और उसके 4 ऑप्शंस इन्होंने लिखे हैं, 4 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है इसका 0, बी जो है K लेमडा बाई कैपिटल R, सी ऑप्शन है 2K लेमडा बाई R, और डी ऑप्शन है K पाई लेमडा बाई R। ठीक है, और ये बोला कि हाफ रिंग है। हाफ रिंग, इसके लिए हमारे पास थीटा कितना यूज करना पड़ेगा इस फॉर्मूले में, याद करो ये क्वेश्चन आपके पास है। तो इसमें वही रिंग की क्वेश्चन है, तो इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा, 2K लेमडा बाई R, या इसका रेडियस R है तो हम लोग अभी लिख लेंगे साइन थीटा। लेमडा इसका गिवन है, बोला गया कि उस पर चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो लेमडा है, कि हमारा 1/4πε0, R की जगह कैपिटल R, और वो हाफ रिंग है तो हाफ रिंग के लिए थीटा हमारे का हो जाता है, मतलब हाफ रिंग जो है वो कितने एंगल का पर वो आर्क बना हुआ है, तो 180 डिग्री, तो 180 डिग्री का हाफ ही एंगल हमको अपने फॉर्मूले में लिखना है। तो E इक्वल टू 2K लेमडा बाई कैपिटल R, और साइन 90 इक्वल टू 1, तो क्या बच जाएगा 2K लेमडा बाई R, और 2K लेमडा बाई R ऑप्शन क्या हो जाएगा, C। ठीक, तो ऐसे ही एक क्वेश्चन और है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपका रेसनिक हॉलीडे वॉकर का है। और देखो इसमें लिखा गया है क्वेश्चन कि फिगर शोज 3 सर्कुलर आर्क्स सेंटर्ड ऑन द ओरिजिन ऑफ अ कोऑर्डिनेट सिस्टम। ऑन ईच आर्क द यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज इज गिवन इन टर्म्स ऑफ Q। हर एक पर आपके पास जो चार्ज है Q के टर्म्स में है, और Q की वैल्यू बता दिया है 4 माइक्रोकूलम। द रेडियाई आर गिवन इन टर्म्स ऑफ R, और रेडियाई जो भी उन सबके आर्क के हैं वो R के टर्म्स में दिए गए हैं, और वो R की वैल्यू है, एक R की वैल्यू आपको दे दी गई है 5 सेंटीमीटर। व्हाट आर द, A पार्ट है मैग्नीट्यूड एंड B है डायरेक्शन रिलेटिव टू द पॉजिटिव x डायरेक्शन ऑफ द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द ओरिजिन ड्यू टू द आर्क्स। ठीक, तो पहले इसका डायग्राम हम लोग देखते हैं, बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है ये। और देखो जितना बड़ा सा क्वेश्चन है उतना ही छोटे में ये सॉल्व भी होने वाला है। एक आर्क ये है, एक ये आर्क है,
और एक ये आर्क है। और ये सारी वैल्यूज आपको गिवन है। ये इसका सेंटर है O, ये हमारा x एक्सिस है और ये R डिस्टेंस पे है, ये 2R पे है और ये 3R पे है। ठीक है, इसके बाद ये चीज़ बोला गया है इसके ऊपर जो चार्ज है, इसको कितना चार्ज गिवन है, वो चार्ज गिवन है +Q। ठीक है, और इसको चार्ज गिवन है -4Q और इसको चार्ज गिवन है +9Q। और क्वेश्चन में ये बताया गया है कि देखो, बोला गया था ना कि रेडियस भी जितने होंगे वो सब R के टर्म्स में लिखे होंगे, जो चार्ज होगा वो Q के टर्म्स में। तो क्वेश्चन में Q बोला गया है 4 माइक्रोकूलम 4 × 10⁻⁻6 कूलम। R है 5 सेंटीमीटर, तो 5 × 10⁻⁻2 मीटर। अब आपसे बोला जा रहा है कि इस पॉइंट पर मैग्नीट्यूड कितना होगा और इसकी डायरेक्शन कितनी होगी। तो जाहिर सी बात है कि आपको आर्क के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पता है। इलेक्ट्रिक फील्ड आर्क के वजह से क्या होता है, 2k λ/, आपका रेडियस r और साइन थीटा। तो यहाँ पर तो थीटा आपका 90 डिग्री है, लेकिन उसका हाफ लेना होता है तो 45 डिग्री हम लोगों को ये यूज करना होगा। यहाँ पर हम थीटा जो यूज करेंगे सारे के सारे आर्क के लिए 45 डिग्री, ये हमें यूज करना है। ठीक, अब यहाँ पर और यहाँ पर λ1, λ2 और λ3 हमें पता करना होगा, क्योंकि इन पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, इस पर Q चार्ज इतने लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है और यहाँ पर -4Q चार्ज इतने लेंथ पर और 9Q चार्ज इतने लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। इसका मतलब इसका λ1, λ2 और λ3 अलग अलग होने वाला है। तो अब हम सबसे पहले इसका λ1 चार्ज 1 मतलब आर्क 1, इसको हम चलो यहाँ पे लिख देते हैं। ये हमारा आर्क 3 है, ये आर्क 2 है और ये आर्क 1 है। तो λ1 अगर हम बात करें तो λ1 इज इक्वल टू टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई क्या होगा, इस आर्क की लेंथ। तो टोटल चार्ज आपका क्या है Q और डिवाइडेड बाई आपकी इसकी लेंथ हो जाएगी, ये कितना है 2π और r, 2πr, अगर इसको पूरा सर्किल होता तब 2πr और इतना बाई 4, तो इसको हम लिख सकते हैं 4Q डिवाइडेड बाई 2πr। पहले वाले का है ये। ठीक है, दूसरा आपके पास अगर λ2 देखो तो इसके ऊपर टोटल चार्ज कितना है 4Q। हम केवल और केवल इसका मैग्नीट्यूड λ की बात करेंगे, हम माइनस और प्लस अभी नहीं लिखेंगे। तो इस पर टोटल चार्ज है 4Q और इसके बाद ये 2π इंटू इसका रेडियस कितना है 2r, तो टोटल लिख दो 2r और डिवाइडेड बाई क्या होगा, क्योंकि ये भी अगर ये पूरा का पूरा 2πr अगर देखोगे तो ये पूरे सर्किल का है, लेकिन इसका हमें 1/4 ही करना है तो 4, और ये हो जा रहा है आपके पास 16Q डिवाइडेड बाई 4πr। और वैसे ही अगर हम देखें λ3 इक्वल टू टोटल चार्ज क्या है 9Q डिवाइडेड बाई 2π और इसका रेडियस है 3r बाई 4 अगर करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 36Q/6πr। तो λ1, λ2 और λ3 पता चल गया। चलो अब देखो, इस पॉजिटिव चार्ज का एक हमारे पास आर्क है, इसके वजह से इसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनाएगा E1। नेगेटिव चार्ज का आर्क है जिसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगा वो इसी लाइन पर पीछे की तरफ बनेगा, इसको हम E2 बोल सकते हैं।
और फिर ये पॉजिटिव चार्ज की रिंग है, इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा ये इसी लाइन पर बनेगा और उसको हम E3 बोलेंगे। तो अब ये बताओ, ये दोनों एक लाइन में है, जस्ट इसके अपोजिट है, तो डायरेक्टली हम इसको क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट और ऐड कर सकते हैं। तो E O पर, सेंटर पर, तो ये हो जाएगा E1 प्लस पहले E1 माइनस E2 कर दें, माइनस E2 प्लस E3, ये होना चाहिए। अब E1, E2 और E3 की वैल्यू लिखनी है। E1 हमारे पास इस फॉर्मूले को यूज करके E1, E2 और E3 लिखेंगे। E1 क्या हो जाएगा, 2k λ1 डिवाइडेड बाई, पहले वाले के लिए इसका रेडियस है r और साइन 45 डिग्री, माइनस E2 के लिए फिर से 2k λ2 डिवाइडेड बाई 2r और साइन 45 डिग्री, प्लस 2k λ3 बाई 3r साइन 45 डिग्री। चलो अब हम लोग इसमें से कुछ जो कॉमन है वो कॉमन ले लेते हैं। 2k बाई आर कॉमन है, तो 2k बाई आर और साइन 45 डिग्री कॉमन है, तो यहाँ पर आ जाएगा λ1 माइनस λ2 बाई 2 प्लस λ3 बाई 3, बाकी सब कुछ ठीक है। ठीक, 2k बाई आर साइन 45 λ1 4q अपॉन 2 पाई आर, 4q अपॉन 2 पाई आर, 4q बाई 2 पाई आर, माइनस λ2 है 16q अपॉन 4 पाई आर, 16q अपॉन 4 पाई आर है यहाँ पर, और इसमें 2 से डिवाइड है, तो लेमडा की जगह पर 16q अपॉन 4 पाई आर डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 2 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम इसको लिख देते हैं 8 पाई आर, प्लस λ3 है 36q अपॉन 6 पाई आर है और 3, तो ये हो जाएगा 18 पाई आर। इसमें भी बहुत सी चीज़ें अब कॉमन मिलने वाली हैं, कॉमन ले लो, आपको क्या मिल जाता है वो देख लो। 2k अपॉन, यहाँ भी r है, यहाँ भी r है, यहाँ भी r है, r स्क्वायर कॉमन हो गया, साइन 45 है ही, और क्या कॉमन आ रहा है, देखो पाई कॉमन आएगा, इन तीनों में पाई है, पाई कॉमन ले लिया, मतलब यहाँ से पाई हटा लेंगे, r हटा लिया, अब 2 और q भी हटा लो, q सब में है तो q भी हटा दो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4/2 केवल बचेगा, हम कुछ और पाई r कॉमन ले चुके हैं, तो पाई r और यहाँ से q, तो 4/2 ये आ जाएगा 2, माइनस 18/8 16/8 2 प्लस 36/18 2, इसका मतलब ये कैंसिल हो गया, केवल 2 बचा, और ये आ जा रहा है आपके पास 4kq अपान पाई आर स्क्वायर साइन 45 डिग्री। अब 4kq जो है तो k की जगह पर 1/4 पाई एप्साइलन नॉट होगा, तो 4 से 4 कैंसिल, तो k की जगह पर 1/4 से कैंसिल हो जाएगा, तो पाई एप्साइलन नॉट केवल होगा, तो पाई यहाँ पर भी है, पाई यहाँ पर भी है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा पाई स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर, और k की जगह पर हमने लिख लिया। q की वैल्यू हम आराम से इसको देख सकते हैं, q कितना था, q अभी वैल्यू देख लेते हैं, q साइन 45। अब ये सारी वैल्यूज आप पुट करिए उसी तरीके से जैसे गिवन हैं, ठीक। चलो हम इसी से देखते हैं, 4 ऐसे ही लिख दिया, इंटू k की जगह 9 × 10 के पावर 9, इसके बाद
हम लोगों ने Q लिख दिया। Q क्या हो जाएगा, Q गिवन है 4 इंटू 10 के पावर -6 डिवाइडेड बाई पाई है 3.14 इंटू आर स्क्वायर है तो 5 इंटू 10 के पावर -2 का होल स्क्वायर। देखो 4 लिख लिया, K लिख लिया हमने, Q की वैल्यू लिख ली और इसके बाद पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू इतनी, आर स्क्वायर जो गिवन था इंटू साइन 45 की वैल्यू 1/√2, तो यहाँ पर हमने √2 कर दिया। हमने इस वाली चीज़ को नहीं लिखा, हमने सीधे सीधे यहीं से काम कर लिया ये। ठीक, अब आप इन सबको मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये सारी चीज़ें मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके देख लेना और जो वैल्यू आए वो आप कर लेना। ठीक है, अब इतना कैलकुलेशन आप आसानी से कर लीजिएगा। तो ये रहा कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, और देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमारी पॉजिटिव आ रही है क्योंकि इसमें कोई वैल्यू निगेटिव नहीं आई। उसका रीज़न ये है कि ये वाले हमने E1 पॉजिटिव माना था, E3 पॉजिटिव और पॉजिटिव ही आया। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसी डायरेक्शन में आया है। जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा EO वो हमारा इसी डायरेक्शन में है। अब अगर आप सब कुछ कैलकुलेट करते और ये वैल्यू निगेटिव आ जाती, अगर निगेटिव आ जाती इसका मतलब कि आपने तो माना है ना कि E1 और E3 प्लस में लिया और E2 माइनस में लिया, तो आपने माना है कि E1 और E3 बड़ा है और E2 छोटा है। लेकिन अगर सब कुछ सॉल्व करने के बाद ये निगेटिव आ जाता तो निगेटिव आने का मतलब कि डायरेक्शन आपकी इस डायरेक्शन में है। मतलब एक्स एक्सिस से, अभी ये एक्स एक्सिस से 45 डिग्री के एंगल पर है और अगर निगेटिव ये वैल्यू आती तो एक्स एक्सिस से 90 प्लस 45 135 डिग्री के एंगल पर ये चीज़ होती। तो ये तो आपका क्वेश्चन जो है वो सब क्वेश्चन आर्क से रिलेटेड क्वेश्चन थे। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन जो करेंगे वो क्वेश्चन है आपका एक लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का, लीनियर चार्ज डेंसिटी का क्वेश्चन देखते हैं। और क्वेश्चन है कि टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइंस ऑफ चार्जेस ऑफ डेंसिटीज λ1 एंड λ2 आर शोन इन फिगर। ठीक है, अभी हमारे पास इसको देखते हैं कि λ1 और λ2 क्या है। तो ये क्वेश्चन आपका ऐसे है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। इस पर आपके पास ये इनफाइनाइट लाइन चार्ज है एक तरीके से, इस पर एक लाइन चार्ज ये है और इस पर एक लाइन चार्ज ऐसे बनाया गया है। और ये आपका एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है और इस पर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन λ1 है और इस पर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन λ2 है। मतलब एक्स एक्सिस पर एक लाइन चार्ज है और एक वाई एक्सिस पर लाइन चार्ज है। तो टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन ऑफ चार्जेज ऑफ डेंसिटी λ1 एंड λ2 आर शोन इन द फिगर। λ1 एंड λ2 आपको गिवन है। फाइंड आउट द स्लोप ऑफ द इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स का हमें स्लोप पता करना है ऑन द लाइन y इज इक्वल टू एक्स टेन अल्फ़ा। तो y इज इक्वल टू एक्स टेन अल्फ़ा पर हमें बात करनी है। एज्यूम द लेंथ ऑफ द लाइन चार्ज टू बी इनफाइनाइट, मतलब ये हमारा इनफाइनाइट लाइन चार्ज है। तो इनफाइनाइट लाइन चार्ज अगर बोल दिया है इसका मतलब है कि इनफाइनाइट लाइन चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हम लोगों को बस पता होना चाहिए तो सारी चीज़ हो जाएगी। अब देखो y इज इक्वल टू एक्स टेन अल्फ़ा क्या होगा, मतलब अगर हम इधर से x में डिस्टेंस x चले जाएँ और यहाँ पर हम y आ जाएँ इस पर, तो इस पॉइंट से अगर मिला दें तो इस लाइन को अगर हम बोलेंगे ये अगर x आ जाए ये y आ जाए तो ये जो लाइन होगी यही हमारी लाइन है क्या, y इज इक्वल टू एक्स टेन अल्फ़ा की लाइन है। ठीक है, अब हम काम क्या करते हैं कि इस λ1 चार्ज के वजह से इस पॉइंट से x डिस्टेंस जाके इस पॉइंट पर हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड पता करते हैं, उसको हम नाम देते हैं EX। और इस λ2 चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से y डिस्टेंस पर हम चल के
इलेक्ट्रिक फील्ड पता करते हैं और इसको हम नाम देते हैं ई वाई, और ई एक्स और ई वाई लिखते हैं। और ये हमको पता है, ये इनफाइनाइट लाइन चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ई इक्वल टू लेमडा अपॉन 2 पाई एप्साइलन नॉट, और इसकी डिस्टेंस अगर कहाँ कितनी दूर पर देखना है तो वो आर है, आर या ए कुछ भी लिख सकते हो। तो हम ई एक्स अगर लिखना होगा तो इस लेमडा 1 चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से 2 पाई एप्साइलन नॉट कितनी डिस्टेंस पे है एक्स, और ई वाई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब ई से वाई एक्सिस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्स एक्सिस के चार्ज की वजह से है, और ये हो जाएगा लेमडा 2 अपॉन 2 पाई एप्साइलन नॉट वाई। ठीक, तो अब यहीं से देखो इसका स्लोप, क्योंकि ई एक्स और ई वाई मालूम है तो अगर हमें इसका स्लोप पता करना, क्योंकि पूछा गया ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड का स्लोप है इस लाइन पर पता करो, तो देखो ये हम लोगों ने यहाँ पर ही ई एक्स देख लिया, इसी पॉइंट पर ई वाई देखा। अब अगर हम इस लाइन को ऐसे मिला दें तो इसका स्लोप हो जाएगा। तो स्लोप ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, स्लोप ऑफ ई फील्ड ऑन लाइन y इज इक्वल टू एक्स tan अल्फ़ा इज, मान लो कि ये है आपका tan बीटा, और tan बीटा इज इक्वल टू क्या होगा ई वाई बाई ई एक्स। और आप अभी ई वाई और ई एक्स कैलकुलेट किए हो। ई वाई क्या है लेमडा 2 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट वाई, तो ये हो जाएगा 1 बाई इधर वाई आ जाएगा, क्योंकि लेमडा और इसके साथ साथ क्या आ जाएगा लेमडा 2 अपॉन वाई, लेमडा 2 बाई वाई 2 पाई वाई, लेमडा पूरा लिख देते हैं हम। ई वाई जो है लेमडा 2 अपॉन 2 पाई एप्साइलन नॉट वाई, और ये हो जाएगा लेमडा 1 अपॉन 2 पाई एप्साइलन नॉट एक्स। ठीक, अब देखो हमारे पास क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारे पास tan बीटा इक्वल टू लेमडा 2, और x आ जाएगा इधर x अपॉन लेमडा 1 वाई। और आप बताओ x बाई वाई, अगर y इज इक्वल टू एक्स tan अल्फ़ा है तो x बाई वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन tan अल्फ़ा, और 1 अपॉन tan अल्फ़ा इक्वल टू कॉट अल्फ़ा, तो ये आ जाएगा tan बीटा इज इक्वल टू लेमडा 2 बाई लेमडा 1, या तो 1 अपॉन आप tan अल्फ़ा बोल दो या आप कॉट अल्फ़ा बोल दो। तो ये आपका क्या आ जाएगा स्लोप ऑफ द लाइन में इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द लाइन y इज इक्वल टू एक्स tan अल्फ़ा। तो ये क्लियर हो गया आपको। अब इसके बाद हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स जो हैं वो न्यूमेरिकल्स करेंगे, और ये न्यूमेरिकल आपके पास ऐसा एक ऑप्शन वाला है, और इसको देख लेते हैं क्या दिया गया है। कुछ अब थोड़े से आसान है लेकिन ये है कि कंसेप्चुअल हैं। 2 आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस आर प्लेस्ड एट अ सेपरेशन ऑफ L। ठीक है, 2 पॉइंट चार्ज हैं जो L के सेपरेशन पर प्लेस्ड हैं। हम इसको हटाते हैं अब। तो हमारे पास 2 पॉइंट चार्ज हैं जिनके बीच का सेपरेशन क्या है L है। तो एक पॉइंट चार्ज आपके पास ये प्लस, और 2 आइडेंटिकल पॉइंट चार्ज, चाहे तो प्लस दोनों को ले लो चाहे तो दोनों को माइनस ले लो, तो हम दोनों को प्लस ले लेते हैं, और इनके बीच का सेपरेशन क्या है ये है L, और ये प्लस Q है और ये भी प्लस Q है। P इज अ पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस। इन दोनों को ज्वाइन करने वाले लाइन पर ही कहीं ना कहीं कोई पॉइंट है P एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम एनी वन चार्ज, मतलब किसी एक से आप x डिस्टेंस मान लो, इसी से आप x डिस्टेंस पर ये पॉइंट है P। द फील्ड एट P इज E। इन दोनों चार्ज के वजह से जो फील्ड है इस पॉइंट पर उसको हमने बोला है E। E इज प्लॉटेड अगेंस्ट x फॉर वैल्यूज ऑफ x। ठीक है, अब x के लिए E को हमने क्या कर दिया है प्लॉट कर दिया गया है। ठीक, फ्रॉम 0 टू स्लाइटली लेस देन L,
विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंट्स द रिजल्टिंग कर्व। अब इसके बाद आप सोचो कि अगर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई जाए दो प्लस चार्ज की वजह से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनेगी, पॉजिटिव चार्ज। अगर ये दोनों निगेटिव होता तो भी कुछ ऐसे ही हमारे पास रिजल्ट आता। आपको पता है कि इलेक्ट्रिक ये निगेटिव चार्ज होता दोनों, तो क्या होता? ऐसे ये है, बीच में एक पॉइंट ऐसा आता है, मिडिल पॉइंट, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? जीरो, क्योंकि एक पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, तो पॉजिटिव पॉजिटिव के वजह से इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। अब इस पर 4 ऑप्शन दिए हैं। ये आपका डायग्राम ऐसा बनाया गया है, ये x है और ये आपका E है, और यहाँ पर ये डिस्टेंस L बोला गया है, और ये इस तरीके से एक ग्राफ है, और ये आपके पास x एक्सिस है। B जो है ये x है, ये E है, ये L, ये बनाया है। C जो है आपके पास, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनाया गया है। और आपके पास एक लास्ट ऑप्शन जो है वो ये गिवन है। ये x, ये E, ये L पर है। इस तरीके से ये गिवन है आपका। ठीक, अब देखो इस पॉइंट पर मिडिल पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होनी है, तो चलो ये L के बाई 2 पर इलेक्ट्रिक फील्ड, इसने भी जीरो बताया, इसमें भी जीरो बताया, इसमें भी जीरो बताया, यहां पर भी जीरो बताया, तो ठीक है। x इज इक्वल टू एल पर, मतलब आप x इज इक्वल टू एल पर आओ तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एकदम इधर होगी, और x इज इक्वल टू 0 पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी। ये बात आप समझना, क्योंकि इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, और इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। x इज इक्वल टू 0 पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ये पॉजिटिव है तो ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड निगेटिव होगी। लेकिन इन दोनों में देखो x इज इक्वल टू 0 पर भी पॉजिटिव है, और x इज इक्वल टू एल पे पॉजिटिव है। यहाँ पर भी x इज इक्वल टू 0 पे पॉजिटिव है, और x इज इक्वल टू एल पर भी लगभग पॉजिटिव है। तो ये तो केस दोनों पहले ही कैंसिल हो गए। अब बात आती है कि ये वाला x इज इक्वल टू 0 पर ये वैल्यू पॉजिटिव, और x इज इक्वल टू एल पर इसकी वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए। ये ठीक है, ये एक आपके पास बन सकता है, और एक ये बन सकता है। दूसरी चीज़ कि इन दोनों में अब हमें सेलेक्ट करना है, कैसे सेलेक्ट करेंगे? अच्छा, जैसे ही हम x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, उस केस में क्या होगा कि आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर होगी वो इनफाइनाइट होगी। और यहाँ पर आप देखो कि x इज इक्वल टू 0 पर ये E की वैल्यू को बता रहे हैं, मतलब ये लाइन जाके x, ये E वाली लाइन को कट कर रही है, और x इज इक्वल टू एल पर भी ये जाके कट कर रही है, मतलब ये एक फाइनाइट वैल्यू E की दे रहे हैं। जबकि x इज इक्वल टू 0 पर यहाँ पर E की वैल्यू इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट मतलब इतनी बड़ी है कि हम उसको डिफाइन वहाँ पर नहीं कर सकते, और इस पॉइंट पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इनफाइनाइट है, मतलब यहाँ पॉजिटिव होगा, यहाँ नेगेटिव होगा। लेकिन इन दोनों पर x की वैल्यू, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इनफाइनाइट है, मतलब अनडिफाइंड है। ठीक, क्योंकि फॉर्मूले में 1/r² होता है, और r इज इक्वल टू 0 कर दोगे तो आपके पास ये वैल्यूज इस तरीके से मिलेंगे। तो ये आपके पास एक ऐसा ग्राफ है। यहाँ पर देखो x इज इक्वल टू 0 के नज़दीक इसको लाइन टच नहीं किया जा रहा है, तो ये आपका ऑप्शन बन सकता है, और ये आपका ऑप्शन डी है। तो डी ऑप्शन ही इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक, अब देखो आपके पास क्वेश्चन जो है, अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ n साइड्स, ईच कॉर्नर इज एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर, identical charges of magnitude q are placed at n-1 corners, the field at the center is। ठीक, अब जैसे हम लोगों ने शुरुआत में ही बात की थी, ऐसे देखो कि आपके पास
ये एक n साइड की बात वहाँ कर रहे हैं क्वेश्चन में, लेकिन हम लोग अभी 3 साइड की बात कर रहे हैं। मान लो आपके पास ये आपका एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इनके तीनों साइड्स पर 3 चार्ज के जगह 2 चार्ज रखे हैं, यहाँ पर Q, यहाँ पर Q और यहाँ पर कुछ नहीं रखा है। क्वेश्चन यही है कि इन रेगुलर पॉलीगन मतलब आपका ट्रायंगल हो सकता है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, मतलब पेंटागन हो सकता है, हेक्सागन हो सकता है, हेप्टागन हो सकता है, ये रेगुलर ट्राइगन आपके पॉलीगन हैं ऑफ n साइड। हम यहाँ पर 3 साइड की बात कर रहे हैं, वो n साइड की बात कर रहे हैं, ठीक। ईच कॉर्नर इज एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर। जाहिर सी बात है कि इसके सेंट्रॉइड से ये भी r डिस्टेंस पे है, ये भी r डिस्टेंस पे है और ये भी r डिस्टेंस पे है, ठीक है। आइडेंटिकल चार्जेज ऑफ मैग्नीट्यूड कैप प्लस Q आर प्लेस्ड एट n-1 कॉर्नर्स। देखो तो 3 कॉर्नर हैं और n-1 कॉर्नर का मतलब हो गया 2 कॉर्नर, 2 कॉर्नर पे 2 चार्ज रख दिया गया है। क्वेश्चन बोला गया द फील्ड एट द सेंटर इज, सेंटर पर जो फील्ड होगी वो किसके बराबर होगी। आपको पता है कि अगर इस कॉर्नर पर भी चार्ज होता तो उस केस पर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती, 0 होती। क्यों? क्योंकि इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तीनों इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम है और तीनों के बीच का एंगल 120 डिग्री है, तो आपका रिजल्टेंट फील्ड क्या होता, 0 होता। लेकिन अगर ये नहीं है तो इन दोनों का रिजल्टेंट ऐसा होगा कि जो जब ये आ जाएगा तो इसको कंपनसेट कर देगा, क्योंकि इसके वजह से अगर इस Q चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर ही बननी है और इसका एडिशन जो भी होगा वो इसको कैंसिल करेगा, तभी तो इसका रिजल्टेंट 0 आएगा। इसका मतलब है कि इस वाले वेक्टर और इस वाले वेक्टर का जो एडिशन होगा, अगर ये हो चाहे ना हो, उसका एडिशन जस्ट इसी के बराबर होगा, लेकिन इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा इधर। तो ये मान लो कि आपके पास ये 1 वेक्टर है, ये 2, तो 1 और 2 के वजह से एडिशन हमेशा इस वाले 3rd वाले वेक्टर के जस्ट अपोजिट और उतने ही मैग्नीट्यूड का होता है, ठीक है। तो अब इस पॉइंट, इसका मतलब है ना कि हमने बोला गया ना कि उसने कहा कि n-1 चार्ज के वजह से सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो भाई कितना होगा, क्योंकि अगर वो चार्ज एक चार्ज और लगा दो तो उसको ही तो ये सारे के सारे कैंसिल कर रहे हैं। मतलब इस चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ये अगर E है तो इस E को ही तो ये 1 और 2 इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल कर रहे हैं। तो E की जो डायरेक्शन है, जो मैग्नीट्यूड है, उतना ही मैग्नीट्यूड तो 1 और 2 मिलके बनाएंगे, तभी तो इसको कैंसिल करेंगे। इसका मतलब 1 और 2 के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इसके बराबर होगी। सेम आप इसी को स्क्वायर पे देखो कि अगर ये एक स्क्वायर है और यहाँ पर चार्ज Q है, यहाँ Q है, यहाँ पर Q है चार्ज, और मान लो कि चार्ज यहाँ भी Q होता तो ये चारों के चारों की इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पॉजिटिव चार्ज इसके वजह से इधर, इसके वजह से इधर, इसके वजह से इधर और इसके वजह से ये वाला चार्ज के वजह से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड होता। ये इसको कंपनसेट कर देता, ये इसको कंपनसेट कर देता। अब ये बोला जा रहा है कि 4 में से एक ही n-1 4 कॉर्नर है तो एक ही पर इलेक्ट्रिक फील्ड, एक पर ही कॉर्नर, एक पर चार्ज नहीं है, तो इन तीनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। जब ये चार्ज गया तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ये क्या हो गई, गायब हो गई। अब आप ऐड करो, देखो इसके वजह से मतलब इन तीनों का एडिशन इतना होगा कि उसका रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब यहाँ पर चार्ज आए और इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जब इधर आए तो इन तीनों का सम इस चार्ज के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके सम के बराबर आ जाना चाहिए, तभी तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आएगी इस सिस्टम की। क्योंकि हमें मालूम है कि चारों चार्ज होते तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती, 0। तो अब 3 चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी बनेगी जो इस वाले चार्ज के आने से इलेक्ट्रिक फील्ड बननी चाहिए। तो इस वाले चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड तो पता है, ये E है और ये E क्या है, K, और इसका चार्ज Q है अपॉन क्या हो जाएगा, R स्क्वायर। मतलब अगर इसकी डिस्टेंस R है तो R स्क्वायर। यहाँ पर भी इसके चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो E है वो क्या हो जाएगा, KQ बाई R स्क्वायर। तो उस तरीके से अगर आपके पास n साइड का आपके पास एक पॉलीगन है और उसके n-1 साइड पर
चार्ज रखे गए हैं, तो n-1 साइड के चार्ज के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी उसका एडिशन जो nवां चार्ज है उस nवें चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होना चाहिए। तभी तो वो वाला अगर आ जाए, वो चार्ज मतलब nवां चार्ज अगर उस पॉइंट पर आ जाए तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इन n-1 चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को कंपनसेट करके जीरो कर देगी। इसका मतलब n-1 चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड nवें चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होना चाहिए। तो इस पर 4 ऑप्शन आपको दिए गए थे कि अगर n-1 पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक चार्ज रखे गए हैं तो उसमें उसके वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो पहला ऑप्शन आपका है KQ/R², दूसरा था n-1 KQ/R² और दुनिया भर के ऑप्शंस दिए हुए हैं। बी ऑप्शन है n-1 KQ/R², सी है n/n-1 KQ/R² और डी है n-1/n KQ/R²। तो आपको भी पता है कि ऑप्शन इसका क्या होना चाहिए, केवल और केवल यही ऑप्शन होगा और कोई ऑप्शन इसका नहीं होगा। तो अब आगे क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा बोर्ड हम साफ कर लें, इसके बाद तो फिर हम अगला क्वेश्चन अब करते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि 2 लार्ज पैरेलल कॉपर प्लेट्स आर 0.8 सेंटीमीटर अपार्ट एंड हैव अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन देम एज शोन इन द फिगर। ठीक है, तो अब पहले हम लोग इसमें देख लेते हैं कि क्या है। एक पॉजिटिव प्लेट है, ये एक पॉजिटिव प्लेट है और यहाँ एक नेगेटिव प्लेट है। और ये हमारी पॉजिटिव प्लेट है, मतलब इसके ऊपर प्लस चार्ज है, तो ये पॉजिटिव वाली प्लेट है और ये नेगेटिव चार्ज की प्लेट है। तो इस पर प्लस चार्ज है इधर ऐसे, और इधर हमारा माइनस चार्ज है। ठीक, और इसमें बोला जा रहा है कि एन इलेक्ट्रॉन इज रिलीज फ्रॉम नेगेटिव प्लेट, मतलब एक यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है और उसको हम रिलीज कर रहे हैं नेगेटिव प्लेट से। ठीक है, एट टाइम टी टाइम पर, किस टाइम पर, इसको टी टाइम पर। ठीक है, एंड अ प्रोटॉन इज रिलीज फ्रॉम द पॉजिटिव प्लेट एट सेम टाइम। तो पॉजिटिव प्लेट पर एक प्रोटॉन है और उसको भी हम उसी टाइम पर रिलीज कर रहे हैं, दोनों को एक साथ रिलीज कर रहे हैं। ठीक, निगलेक्ट द फोर्स ऑन द पार्टिकल्स ऑन ईच अदर, दोनों पार्टिकल मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच के फोर्स को निगलेक्ट करते हुए ये देखना है कि फाइंड देयर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉजिटिव प्लेट, मतलब पॉजिटिव प्लेट से वो डिस्टेंस कैलकुलेट करना है व्हेन दे पास ईच अदर, जब दोनों एक दूसरे को पास करेंगे। क्योंकि देखो पॉजिटिव प्लेट पर अगर प्रोटॉन रखा है तो ये पॉजिटिव प्लेट इसको रिपेल करेगा, नेगेटिव की तरह जाएगा, और नेगेटिव प्लेट के पास अगर इलेक्ट्रॉन रखा है तो वो इधर जाएगा। तो अब पॉजिटिव प्लेट से कितनी डिस्टेंस पर ये दोनों आपस में एक दूसरे को क्रॉस करेंगे या पास करेंगे, तो इसके पर बात करनी है। ठीक, तो अब ये क्वेश्चन जो आपका है इसमें देखो, मान लेते हैं कि पॉजिटिव प्लेट से x डिस्टेंस जब प्रोटॉन चलता है तो वो उस समय इलेक्ट्रॉन को क्रॉस करेगा। ठीक है, तो हम इस बात को बोल देते हैं लेट बोथ, मतलब प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन पास each other at a distance x from positive plate। ठीक है, पॉजिटिव प्लेट से x डिस्टेंस पर ये उसको क्रॉस करेगा। ठीक है, अब दोनों के दोनों t इक्वल टू 0 टाइम पर, मतलब t इक्वल टू t टाइम पर चले हैं, तो मान लो फ्रॉम ए डिस्टेंस x फ्रॉम द पॉजिटिव प्लेट एट टाइम t1 टाइम पर ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं।
ठीक। तो अब ये बताओ कि प्रोटॉन अगर इधर जा रहा है तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड, पहले तो हमारे पास ये देखनी है कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ये है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा। इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर भी फोर्स लगाएगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज का होता है तो इसके ऊपर इधर फोर्स लगाएगा। ठीक है, मान लेते हैं कि t1 टाइम पर ये दोनों मिलते हैं, तो ये यहाँ से x डिस्टेंस चला है t1 टाइम पर। तो उस केस में अगर हम बात करें कि ये डिस्टेंस x कितना होगा, तो x इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इस प्रोटॉन की कितनी होगी, क्योंकि हमने पार्टिकल को छोड़ा हुआ है। जब जैसे ही छोड़ा इसका मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो है, और इसकी जो मतलब x याद करो आपका फॉर्मूला जो मोशन का सेकेंड लॉ है, x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हम लोग वही यूज कर रहे हैं। तो ये कितना डिस्टेंस चला, x इक्वल टू हाफ ए पी टी वन स्क्वायर। अब बात आएगी प्रोटॉन का एक्सेलरेशन, तो ए पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रोटॉन का चार्ज, तो ये E है, और इलेक्ट्रिक फील्ड E अपॉन क्या होगा, MP। तो AP अगर हमारे पास आ गया तो ये हो गया x, और 1/2 EE अपॉन MP T1 स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, अगर T1 टाइम में प्रोटॉन x डिस्टेंस चला है, तो अगर इसको क्रॉस करना है, यहाँ पर इस दोनों को मिलना है, तो ये इलेक्ट्रॉन को कितनी डिस्टेंस चलना पड़ेगा, ये पूरी की पूरी डिस्टेंस आपको गिवन है। ये गिवन है पूरी की पूरी डिस्टेंस आपकी क्वेश्चन में, ये है हाँ, ये कॉपर प्लेट्स आर 8 सेंटीमीटर अपार्ट। दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो है 8 सेंटीमीटर। तो अगर 8 सेंटीमीटर है तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, अगर ये x चल चुका है, ये पूरा 8 है, तो ये आपका 8 माइनस एक्स तो बचेगा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को T1 टाइम में 8 माइनस एक्स डिस्टेंस अगर चलेगा, इसका मतलब दोनों के दोनों इस पॉइंट पर आके मिल जाएंगे। तो अगर इलेक्ट्रॉन के लिए अगर हम ये बात लिखें तो वो हो जाएगा 8 माइनस एक्स, ये डिस्टेंस चलेगा, वो भी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो ये हो जाएगा हाफ ए ई T1 स्क्वायर। तो यहाँ से हम बात कर लेंगे पहले ए ई, एक्सेलरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, और ये ई ई अपॉन एम ई, और उसको पुट कर लो 8 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1/2 ई ई अपॉन एम ई T1 स्क्वायर। ठीक। अब हमारे पास एक रिजल्ट तो इलेक्ट्रॉन से इस तरह से मिल गया, और एक रिजल्ट ये प्रोटॉन से मिला। इन दोनों से अगर हम बात करें, देखें तो x अपॉन 8 माइनस एक्स करें तो देखो 1/2 से 1/2 कैंसिल, ई से ई कैंसिल, T1 स्क्वायर से T1 स्क्वायर कैंसिल, x की जगह x का क्या आ जाएगा 1 अपॉन एम पी डिवाइडेड बाई 1 अपॉन एम ई, और ये हो जाएगा एम ई डिवाइडेड बाई एम पी। आप थोड़ा सा देखो कि जो ये डिस्टेंस x है, ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो कैंसिल आउट हो गया। तो ये डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस पर ये दोनों आपस में एक दूसरे को मिलेंगे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रही है। ये उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी डिपेंड नहीं कर रही कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, वो केवल और केवल डिपेंड कर रही है कि उसका मास कितना है। मास के ऊपर ही केवल डिपेंड कर रहा है कि प्रोटॉन का मास कितना है और इलेक्ट्रॉन का मास कितना है। तो अब यहाँ से अगर हम बात कर लें तो ये क्या हो जाएगा, एम ई मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन 9.11 इंटू 10 के पावर -31 किलोग्राम अपॉन एम पी है 1.67 इंटू 10 के पावर -27 किलोग्राम। अब देखो अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा, 9.11 डिवाइड बाई 1.67। हम सॉल्व करते हैं, 9.11 डिवाइडेड बाई 1.67, 5.46 इंटू 10 के पावर देखो -31 है, -27 ऊपर जाएगा तो +27 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -4, और ये है x अपॉन
x माइनस 8। ठीक, अब अगर हम इसको क्या कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो कर दो। तो x इक्वल टू 5.46, 8 माइनस एक्स है, x माइनस 8 नहीं, ये 8 माइनस एक्स। तो ये 5.46 इंटू 8 इंटू 10 के पावर माइनस 4 ये हो गया, और माइनस 5.46 इंटू 10 के पावर माइनस 4 इंटू एक्स। इसको इधर लेके चले आओ और ये हो जाएगा, अगर लेके चले आओगे तो x कॉमन ले लोगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस 5.46 इंटू 10 के पावर माइनस 4 इक्वल टू, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा 5.46 इंटू 8 इक्वल टू 43.68। ठीक है, अब इसको अगर हम ऐड कर दें, इस वैल्यू को ऐड कर दें, देखो ये 1 है और ये वैल्यू 1 से बहुत ही छोटी है, तो ये नियर अबाउट किसके बराबर हो जाएगा, ये 1 के बराबर ही आएगा, लेकिन फिर भी चलो करके देख लेते हैं। तो 1 प्लस 5.46 इंटू 10 के पावर माइनस 4, तो ये आपके पास 1.000546 आ गया इक्वल टू 43.68, और ये नियर अबाउट 1 के बराबर है, तो x की जो वैल्यू है 43.68। अब देखो ये हम लोगों ने x किस में था, सेंटीमीटर में, 8 किस में था, सेंटीमीटर में, तो ये आपके पास कितना आएगा, और इससे हम लोग जब इसको डिवाइड करेंगे यहाँ पर, ये देखो ये जो हमारे पास आ रहा था, इसको हमने मल्टीप्लाई किया था इसमें इंटू 10 के पावर माइनस 4 था, इंटू 10 के पावर माइनस 4, तो डिवाइड कर देंगे तो इतना आ जाएगा इंटू 10 के पावर माइनस 4 सेंटीमीटर आएगा ये। अच्छा, क्यों सेंटीमीटर में आएगा, क्योंकि ये आपको जो दोनों की सेपरेशन दिया था वो सेंटीमीटर में, हमने उसमें कहीं कोई यूनिट में चेंज किया नहीं था, इसलिए इसका आंसर सेंटीमीटर में आएगा। अगर आप इसे मीटर में करना होगा तो 10 के पावर, इसको सेंटीमीटर को आप उसको मीटर में कन्वर्ट करना है, तो x इज इक्वल टू 43.68 इंटू 10 के पावर माइनस 6 मीटर, और 10 के पावर माइनस 6 को हम माइक्रोमीटर, माइक्रो भी बोलते हैं, तो ये हो जाएगा 43.68 माइक्रोमीटर, या अगर हम नियर अबाउट बोल दें x इज इक्वल टू 44 माइक्रोमीटर। तो ये तो आपके पास रहा कि x इज इक्वल टू 44 माइक्रोमीटर, मतलब यहाँ से 44 माइक्रोमीटर डिस्टेंस चलने के बाद इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे को क्या कर जाएंगे, क्रॉस कर लेंगे। आज की क्लास का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, और इसके बाद अब हम लोग अगली क्लास में गॉस लॉ पर डिस्कशन करेंगे, और वहाँ पर हम लोग कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने का तरीका गॉस लॉ से भी सीखेंगे कि गॉस लॉ से कैसे हम लोग किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन का, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है उसके वजह से किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कैसे पता करते हैं। थैंक यू।